Introduction to reproduction. This is an introductory video in which we are going to see few terms that are related to this course, what are their definitions and what is their concept. So the first one is theriogenology. Theriogenology is that branch of veterinary medicine which deals with reproduction, including the physiology and pathology of male and female reproductive systems and the clinical practice of veterinary obstetrics, gynecology and semenology. यानी ये वो ब्रांच है वेटनरी मेडिसिन की जिसमें हम रिप्रोडक्शन को डील करते हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनकी पैथोलॉजी क्या है, ये हम देखते हैं। और यानी कि उन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग, साइक्लिसिटी, सारा कुछ क्या है, और अगर कोई डिजीज़ आ जाती है तो वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं, उनके इश्यूज, उनके ट्रीटमेंट्स, उनकी प्रिवेंशन, सब कुछ क्या है। साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि पार्चुरेशन के करीब करीब के जो इश्यूज़ हैं, गायनेकोलॉजी यानी फीमेल साइड के इश्यूज़, सीमेनोलॉजी यानी कि मेल सीमन की स्टडी, ये सारा कुछ जो है वो सम अप होता है थीरियोजेनोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट वन इज एंड्रोलॉजी. Andrology is the branch of reproductive physiology that deals specifically with the study and treatment of the reproductive system in the male. यानी ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसके इश्यूज, उन इश्यूज का ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ हम मेल साइड का पढ़ते हैं। यानी जो मेल सिस्टम है वो स्पेसिफाई हो गया एंड्रोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट वन इज gynecology. It is a branch of reproductive physiology and medicine that deals specifically with the reproductive issues in the females. यानी कि जब हम फीमेल इश्यूज की बात करेंगे तो वो सारा कुछ गायनाकोलॉजी के अंदर आएगा, और अभी हमने पीछे एंड्रोलॉजी पढ़ा है तो मेल सिस्टम्स की जब हम बात करेंगे उसकी स्टडी वो सारा कुछ वो एंड्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिक्स. Obstetrics is a branch of reproductive physiology and medicine that specializes the issues in females before, during and after parturition. यानी कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम फीमेल के अंदर पार्चुरेशन से पहले, जैसा कि लेट्स सपोज पार्चुरेशन से पहले क्या मसले हो सकते हैं कि एक फीमेल मैल न्यूट्रिटेड है, इसकी वजह से फीटस की डेवलपमेंट नहीं हो रही, फीमेल की अपने ऊपर स्ट्रेस है, या कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो हैं वो एक्वायर कर लेता है फीटस, या जिस तरह हमने माइक्रो में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ब्रूसेला जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फीमेल को होगा, मदर को होगा, और वो अबॉर्शन कॉज करवा देता है, ठीक है, पार्चुरेशन से पहले ही, यानी जेस्टेशन टाइम पूरे पीरियड पूरा होने से पहले ही अबॉर्ट करवा देगा। तो ये क्या है, ये है बिफोर पार्चुरेशन इश्यूज। ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या हो सकते हैं, फीटस का अबॉर्शन हो जाना यानी उसकी डेथ हो जाना, या फिर डिस्ट्रोफिया यानी डिफिकल्ट पार्चुरेशन होना, ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन के इश्यूज हैं। आफ्टर पार्चुरेशन क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि कोई यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया है, या कोई यूट्राइन लीजन है, लेसिरेशन है, ये सारा कुछ जो है आफ्टर पार्चुरेशन के इश्यूज हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट इज ईस्ट्रस साइकिल. It is a series of predictable reproductive events at estrus and ending at subsequent estrus. यानी ये प्रिडिक्टेबल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। प्रिडिक्टेबल क्यों, क्योंकि ये इवेंट 4 ही होते हैं, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस एंड डाईस्ट्रस। ये चारों इवेंट्स जो हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बोवाइन की, तो आफ्टर सम टाइम ये इवेंट्स रिपीट होंगे। अब एक बोवाइन के अंदर जो ईस्ट्रस है वो 24 आवर्स की है, मेटिस्ट्रस 4 से 5 दिन, डाईस्ट्रस 12 से 13 दिन, और प्रोईस्ट्रस जो है वो 3 दिन का होता है। तो इन स्पेसिफिक टाइमिंग्स के बाद ये साइकिल्स बार बार, ये टोटल 21 डेज बनते हैं, तो हर 21 डेज के बाद ये साइकिल बार बार इसी तरह रिपीट होती है। तो ये प्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इवेंट्स मिलके एक ईस्ट्रस साइकिल बनाते हैं। अच्छा, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये साइकिल जो है ये रुक जाएगी, एसाइक्लिसिटी आ जाएगी, यानी कि
उस वक्त फिर 21 डेज के बाद दोबारा कोई स्ट्रेस में एनिमल नहीं आएगा, जबकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। So this is estrus cycle. What is estrus? The next term is estrus, and ये जो estrus है, ये जो ऊपर हमने estrus cycle की definition पढ़ी है, उसके अंदर जो एक event है estrus, ये यही estrus है। The other name for it is called heat. अब this is a sexual receptivity stage. It provides female with the repeated opportunities to copulate and become pregnant. यानी ये वो स्टेज है जिसमें फीमेल रिसेप्टिव होती है, यानी कि इस स्टेज के अंदर मेल फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा और फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर इस स्टेज के अलावा किसी और स्टेज पे यानी किसी और इवेंट में यानी प्रोइस्ट्रस या फिर मेल्टीस्ट्रस या डाइस्ट्रस में हम मीटिंग होती है या हम खुद आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं, तो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रस इज द सेक्सुअली रिसेप्टिविटी स्टेज, और अगर मीटिंग नहीं होती है तो साइकिल कंटिन्यू रहेगी और फीमेल जो है वो दोबारा इसी साइकिल में एंटर होगी। दोबारा ईस्ट्रस जब आएगी तो दोबारा फीमेल के पास अपॉर्चुनिटी होगी टू कॉपुलेट एंड बिकम प्रेग्नेंट। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ईस्ट्रस, फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्राइव, ये इससे पहले ये ग्रीक वर्ड ओरिजिनेटेड है कि थीरियो में ये टर्म यूज़ करने से पहले ये टर्म यूज़ होती थी एक पैरासाइटिक बाइटिंग इंसेक्ट्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो फैमिली थी ऑस्ट्राइडी। उस फैमिली के इंसेक्ट्स क्या करते थे कि they used to bite the cows, and after that those insects used to buzz around the animal, और इसकी वजह से जो कैटल होती थी वो बहुत हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाती थी, वो टेल रेज रखती थी और घूम रही हैं और मतलब एक्टिविटी उनकी बहुत रेज हो जाती थी। तो यही बिहेवियर देखा जाता है उन फीमेल्स में जो हीट में होती हैं, यानी वो फीमेल जो हीट में है वो भी हाइपर एक्टिव होंगी, वो कॉपुलेट करने के लिए मेल को ढूंढेंगी, वो अगर आसपास उनकी और फीमेल्स होंगी वो उन पे माउंट भी करने लग जाती हैं। अब एग्जैक्टली वो बिहेवियर क्या है ये हम डिटेल में जब हम ईस्ट्रस साइकिल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे यह है कि ये जो टर्म ईस्ट्रस है ये उस इंसेक्ट बाइटिंग पैरासाइट्स की फैमिली से ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी बिहेवियर यही आता था कि एनिमल हाइपर एक्टिव हो जाता था और हीट में भी एनिमल हाइपर एक्टिव होता है। So that's how this name has been derived. So the next one is follicle. A spherical blister-like structure within an ovary that contains an oocyte. यानी ये वो spherical structure है जिसके अंदर oocyte होता है। अब इस डायग्राम में अगर आप पहले 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को देखिए तो ये फॉलिकल है। जब ये एक ओवरी के अंदर डेवलप हो रहे होंगे तो हम ओवरी की उस स्टेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ये oocyte जो है मैच्योर होता है इसी फॉलिकल के अंदर और उसके बाद ये फॉलिकल से बाहर निकल आता है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। What is corpus luteum? It is an orange to yellow color transient endocrine structure formed after ovulation. यानी कि ये transient endocrine structure है। Transient क्यों? क्योंकि ये for the time being बनता है और उसके बाद क्या होता है कि ये structure जो है वो regress कर जाता है। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों है? ये एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करता है। अब कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे साइक्लिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ you should remember कि ये orange to yellow color transient endocrine structure है that forms after ovulation. The next one is oocyte. It is a female gamete having a shape of round body enclosed inside the follicle. यानी कि जो पीछे हमने फॉलिकल पढ़ा है उसके अंदर जो हमारे पास फीमेल गैमीट है वो है oocyte. The next is sperm. Sperm is a male gamete consisting of a head and a tail that exhibit motility exposed to appropriate environment. यानी sperm जो है वो मेल गैमीट है जिसका एक हेड और टेल है। अच्छा, since these two oocyte and sperm are gametes, तो ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर होंगे जबकि बाकी बॉडी सेल्स के 46 क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा यह है कि oocyte को अगर देखा जाए तो
वो स्फेरिकल ही है, लेकिन स्पर्म को अगर देखा जाए तो ये बाकी बॉडी सेल्स में से किसी सेल के साथ भी रिजेंबल नहीं करती। उसकी रीजन क्या है कि बाकी सारे बॉडी सेल्स जो होते हैं वो राउंड या स्फेरिकल होते हैं। oocyte sperm is the only cell that has a head and a tail. Its tail helps the sperm to move from one place to another, यानी sperm की tail उसको motility provide करती है। So this is the difference of sperm from the all other body cells. The next one is embryo. An animal in the early stages of development that has not taken an anatomical form that is recognizable as a member of species. यानी एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है एक स्पीशी की, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये किस स्पीशी का जो है एम्ब्रियो है। यानी कि अगर मैं आपके सामने ह्यूमन का, गोट का या एलिफेंट का एम्ब्रियो रख दूँ तो आप देखकर नहीं बता सकते उसके फीचर्स के ये ह्यूमन का है, ये गोट का है या ये एलिफेंट का है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो सारे मैमल्स का सेम होता है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फीटस। फीटस इज एन अनबॉर्न यंग मैमल दैट हैज डेवलप्ड आइडेंटिफाइबल फीचर्स ऑफ अ गिवन स्पीशी। यानी जो फीटस है वो एम्ब्रियो के बाद की नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें इतने स्ट्रक्चर्स उसके अंदर बन चुके होते हैं कि आप देखकर बता सकते हो कि ये ह्यूमन का फीटस है, ये एलिफेंट का है, ये गोट का है, ये किसी और स्पीशी का है। सो फीटस इज द नेक्स्ट स्टेज। अब अगर हम एग्जांपल लें काऊ की, तो काऊ में अर्ली 45 डेज से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इसलिए अर्ली 45 डेज से आप कहोगे कि दिस इज एन एम्ब्रियो। After 45 days, since you can recognize it as a fetus of calf, तो आप ये बता सकते हो कि तो आप कह सकते हो 45 डेज के बाद कि ये फीटस है। Okay, the next one is placenta. Placenta is the organ of metabolic exchange between fetus and dam. अब जो मदर है यानी डैम है और फीटस के बीच में जो सारी मेटाबॉलिक एक्सचेंज है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की है या फिर गैसेस हैं, इन सारी चीज़ों की एक्सचेंज प्लेसेंटा के थ्रू होती है। प्लेसेंटा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है डिफरेंट स्पीशीज़ में। अब किस स्पीशी में किस टाइप का है वो हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम प्लेसेंटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। So for the now being, it is just a metabolic exchange organ between fetus and dam. The next is gestation. Gestation is the period that a female is pregnant between conception and parturition. यानी कि एक फीमेल जिसको कंसीव करती है उस टाइम से लेकर पार्चुरेट करने तक का वक्त को हम जेस्टेशन कहते हैं। ये वैरी करता है। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ये 9 मंथ्स होता है, बिचेस में देखें तो ये 2 मंथ्स 2 डेज होता है, एलिफेंट्स में ये 2 years का होता है। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। द नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स टू गिव बर्थ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्यूप्रियम। प्यूप्रियम इज अ पीरियड बिटवीन पार्चुरेशन एंड रिटर्न टू नॉर्मल साइक्लिंग स्टेट ऑफ ओवरी एंड यूटेरस। अब हमें पता है कि जब एक प्रेगनेंसी होती है तो जो फीमेल है उसके यूट्रस में जैसे जैसे बेबी का साइज, फीटस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे यूट्रस एक्सपैंड करती है। पार्चुरेशन के बाद ये होता है कि वो, और साथ साथ हमें पता है कि प्रेगनेंसी जब तक वो जेस्टेशन पीरियड जारी होता है तो साइक्लिसिटी जो मैंने पीछे ईस्ट्रस साइकिल आपको बताई थी वो रुक जाती है। वो साइक्लिसिटी हर 21 डेज के बाद रिपीट नहीं करती है, यानी वो साइक्लिसिटी रुक जाएगी। तो अब जब पार्चुरेशन के बाद का पीरियड स्टार्ट होता है तो उस वक्त 2 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि एनिमल दोबारा साइक्लिसिटी में आता है, यानी उसकी ओवरी में दोबारा जो सारे फॉलिकल्स हैं वो बनना डेवलप करेंगे, ओवुलेशन होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, यानी वो साइक्लिसिटी दोबारा से स्टार्ट होगी। प्रोइस्ट्रस, फिर ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस, वो इन स्टेजेस में दोबारा जाना स्टार्ट होगी। साथ साथ जो उसका यूट्रस है जिसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है वो साइज भी छोटा होगा। अब ये सारा जिस टाइम पीरियड के बीच में
ये सारा कुछ होता है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्यूपरिया। द नेक्स्ट वन इज लैक्टेशन। लैक्टेशन इज द फॉर्मेशन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड। अब एक प्रेगनेंसी, एक पार्चुरेशन के बाद जो फीमेल है वो क्या करती है, वो मिल्क सिक्रीट करती है। वो मिल्क सिक्रीटिंग टाइम जो है, वो टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं लैक्टेशन। ओके, now here comes the brief history of the reproductive physiology. Starting from 384 to 322 BC, Aristotle proposed that the fetus originates from the menstrual blood. Then in 1562 BC, another scientist, Fallopius, he discovered and described the oviduct. Then in 1573, a scientist named Coiter discovered and described the corpus luteum. Then in 1672, another scientist named de Graaf discovered and described the antral follicle. इस एंट्रल फॉलिकल का एक और नाम है जिसको हम जो है ग्राफियन फॉलिकल, और ये नाम डिग्राफ जो है साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे ही रखा गया है। Then next in 1677, Van Leeuwenhoek discovered and described spermatozoa in the semen. Then in 1780, Kaplanzi, who is now the father of modern artificial insemination, hypothesized that spermatozoa were fertilizing agents, and he successfully artificially inseminated a dog. Then in 1825, Dumas proved that spermatozoa were fertilizing agents. Then 1855 to present time is marked as the beginning of the modern reproductive physiology. Now, what are the techniques that are involved in the modern reproductive physiology? The techniques are artificial insemination, biochemical pregnancy detection, cloning, embryo culture or transfer, endocrinology, estrus synchronization, frozen semen, in vitro fertilization, sex selected semen and embryos. यानी ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में इंक्लूड होती हैं। अब ये टेक्निक्स की डिटेल क्या है वो जब हम नेक्स्ट वीडियो का रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इन टेक्निक्स के नाम याद रखेंगे। देन व्हाई दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट? Improvement in the reproductive rate is a major goal in food animal production because 3% increase would result in 1 million more beef calves per year, 3.7 million more gallons of milk per year. यानी कि अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव रेट सिर्फ 3% इंक्रीज करें तो हमारे पास हर साल 1 मिलियन मोर बीफ काफ्स होंगे और 3.7 मिलियन गैलन हमारे पास ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा as compared to what we are producing right now। और हमें पता है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, हमें अपनी फूड रिसोर्सेज भी बढ़ाने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन के इंक्रीज के साथ साथ फूड कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई थीरियोजेनोलॉजी एंड दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट ताकि हम अपना रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ाएं और हमारे पास फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो। Next, we have few slogans in the animal reproduction. The first, without reproduction, यानी कि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी आपके पास प्रोडक्शन नहीं आएगी। मतलब क्या है इस बात का कि आपके पास एक फार्म है, उसमें जब तक एनिमल जो है, मदर जो है, जो कैटल है, काव है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो एक काफ नहीं प्रोड्यूस करती, तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ने का एक मतलब ये भी है कि आपके पास मीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा, एक फीमेल जो है वो पार्चुलेट करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, तभी वो मिल्क देगी। सो नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन। देन बुल इज हाफ द हर्ड। अमूमन ये होता है कि हमने अपने फार्म्स में एक बुल रखा हुआ है और ज़्यादा सारी फीमेल्स रखी हुई हैं। सो
इट माइट सीम एज के बुल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो, अगर आप देखें जो एक फीटस बनता है, जो एक एम्ब्रियो बनता है, एक जाइगोट बनता है, उसके अंदर 50% शेयर आता है एग से, 50% शेयर आता है सीमन से। सो बुल इज ऑलवेज हाफ द हर्ड, यानी हाफ ट्रेड जो है, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो बुल से भी लेता है, और हाफ जो होता है वो काउ से आता है। नो डाउट जो काउ है वो आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी आफ्टर प्रेग्नेंट होने के बाद के जो सारा जो स्ट्रेस है या सारा रिप्रोडक्शन जो हो रही होती है वो फीमेल के अंदर हो रही है, फीटस डेवलप फीमेल के अंदर हो रहा है, यानी सारा लोड फीमेल के ऊपर होता है, but still bulls are also equally important. The next is calf IES, from a cow to remain profitable. यानी अब आपके लिए एक अच्छे एज अ फार्म मैनेजर होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी काउ से हर साल एक काफ लें, यानी the cattle should get pregnant once a year. The next one is nutrition is necessity whereas production is luxury. यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो ज़रूरी है, खाना पीना एक ज़रूरत है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो एक लग्जरी है। The next we have is a sequence map of reproductive events. ये वो मैप है जिसके ज़रिए हम अपने किस टॉपिक पर हैं ये चीज़ देखेंगे। इस मैप में अगर आप देखें तो एक साइड पे मेल है, एक साइड पे फीमेल है सिंबल। अब जब हम ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप देखें तो डेवलपमेंट है, प्री नेटल डेवलपमेंट है मेल की भी फीमेल की भी, फिर प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के बाद ट्रैक की कंप्लीट हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है एनिमल, तो ट्रैक के फंक्शंस क्या हैं, उनके अंदर साइक्लिसिटी वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, यानी उनकी रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उनके अंदर साइक्लिसिटी है वो पढ़ेंगे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। यहाँ तक तो मेल और फीमेल में सब कुछ सेम है, लेकिन अब जब पॉपुलेशन आती है तो पॉपुलेशन के बाद सारा का सारा लोड जो है वो फीमेल के ऊपर होता है, यानी कि जेस्टेशन है, प्रेगनेंसी है, जेस्टेशन है, उसके बाद पार्चुरेशन है, फिर लैक्टेशन है, नर्सिंग और प्यूपरियम, ये सारा कुछ फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर नहीं होता। इसीलिए इस डायग्राम में सीक्वेंस मैप में मेल के में पॉपुलेशन के बाद जो एरो है वो टर्न हो जाता है टुवर्ड्स राइट। तो इस मैप के ज़रिए हम अपने हर चैप्टर में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं और किस लेवल पे हम पहुँचे हैं। So these are the sequence map of the reproductive events. Thank you.